नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर साहू जी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मैं हमारे चैनल पर आपके ज्योतिषी मार्गदर्शन के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध है। मेरे साथ श्री मनोज जी साहू जो कि देश के प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ जिसे कहें कि हस्तरेखा, वास्तु और भी कई विधाएँ ऐसी हैं जिनमें इनकी महारत हासिल है। तो चूँकि जब इतना वृहद नॉलेज होता है तो डेफ़िनेटली जिसे कहें कि जो ज्ञान जितना लिया जा सके, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जुटा सकूं हमारे वीडियोस में, यही मेरी कोशिश रहती है। और आज दोस्तों मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं उसका नाम सुनते ही कहीं मन में जिसे कहना है कि एक अजीब सा डर पैदा होता है और डर पैदा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये जो दोष होता है इसके चलते इंसान अपने जीवन में उन्नति ही नहीं कर पाता है। वो अपने भले ही पूरे एफर्ट कर ले, लेकिन जैसे ही वो 99 तक पहुंचता है, जैसे कहते हैं ना कि सांप सीढ़ी के खेल में कि आदमी 1 से 99 तक पहुंचता है, लेकिन 99 पर जाकर सांप काट लेता है और व्यक्ति धड़ाम से फिर से नीचे आ जाता है। यानी कि प्रयास तो उसके लगातार रहते हैं लेकिन वो सफलता नहीं पा पाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे ही दोष की बात करने वाला हूँ आज इस एपिसोड में, काल सर्प दोष। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद चैनल पर, ज्योतिष चर्चा पर। और सर सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने अपने दर्शकों को रिवील किया है कि मैं आपसे काल सर्प दोष के बारे में जानकारी चाहूँगा, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि काल सर्प दोष क्या होता है। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैसे कि ज्योतिष पर मेरा विषय जो ज्योतिष है और मेरा प्रोफेशन भी ज्योतिष है जी जी, और मैं इस पे वर्षों से रिसर्च करते आ रहा हूँ जी। सबसे पहले जो भ्रांति चल रही है लोगों के मन में जी कि काल सर्प दोष होते हैं, मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहूँगा जी। काल सर्प दोष भी होता है और काल सर्प योग भी होता है। ओके, तो दोष में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, दोष और योग पर। योग आपको तरक्की देगा, अच्छा, और दोष आपकी तरक्की में बाधा डालेगा। यानी आप आज देखोगे बहुत सारे लोग डिग्री डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं जी, लेकिन काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार है जी, उनको बेरोजगारी भी मतलब नौकरी भी नहीं मिल रही, काम यदि कर रहे हैं तो काम भी नहीं चल रहा है, तो वो दोषों की सिम्टम्स है। मैं बहुत सारे दोषों के सिम्टम्स जो लक्षण हैं वो भी बताऊंगा जी जी, लेकिन ये सबसे पहले आपको बता दूं कि काल सर्प योग भी होता है जो तरक्की देता है और काल सर्प दोष भी होता है जो तरक्की में बाधा देता है। क्या बात है। तो आज सर के द्वारा मेरा भी नॉलेज बढ़ा है कि मुझे अभी तक सिर्फ दोष के बारे में जानकारी थी, पहली बार मुझे भी योग के बारे में पता चल रहा है। तो काल सर्प योग जैसे कि मैं आपको बता दूं, अपने जो विश्व प्रसिद्ध हमारे यहाँ गायिका रही है भारत की जी जी, लता मंगेशकर जी जी जी, जिनका जन्म इंदौर में ही हुआ जी जी जी, उनकी जन्म पत्रिका आप देखेंगे उस पर काल सर्प योग है। अच्छा, तो योग आपको रातों रात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पास जो कला और जो सिफा जो ब्लेसिंग आपको दी है, जिस भी चीज़ में आप शौक रखते हैं जी जी जी, उस पर आपको विश्व प्रसिद्धि मिल जाती है काल सर्प योग के चलते। उसको काल सर्प योग का मतलब हम काल सर्प योग बोलेंगे। काल सर्प योग वाले व्यक्ति को अपनी छोटी सी कला भी उस विश्व प्रसिद्ध उसको प्रसिद्धि दिलाती है। ये काल सर्प योग और दोष के अंतर है जी जी जी। और दोषों में ये होता है कि आप कितना भी एफर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे लगनशील से मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के बाद मंच नहीं मिल रहा, वैसी जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है या कोई दुर्घटना हो रही है, अच्छा, घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो अच्छा, मतलब मिसलेनियस इफेक्ट डालता है काल सर्प दोष। हाँ, अच्छा। अब प्रश्न ये भी आएगा आपके मन में कि दोष क्यों लगते हैं। जी जी, दोष लगे इसलिए क्योंकि आपने प्रारब्ध कर्म गलत किया है, इन जीव जंतु के साथ आपने खिलवाड़ किया है, इनके साथ आपने कुछ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया है जो आपको श्राप के रूप में आपको आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी, आपकी जो संतान है उनको भी काल सर्प दोष आते हैं। ओहो, इतना बड़ा श्राप रहता है जी जी जी। ये आपने सुना होगा देवलोक, यमलोक, पृथ्वी लोक, जी जी, ऐसे एक नाग लोक है, 7 प्रकार के लोक हैं शास्त्रों के अनुसार जी। आप जानते हैं? नहीं जानता सर, मेरी तो सारी जानकारी है यही बढ़ रही है आपके साथ चर्चा करके। तो नाग लोक में भी नाग कन्या सुना होगा आपने, नाग लोक में नागों का राजा होता है, कॉमिक्स में जरूर पढ़ा हुआ है।
तो ये नागलोक भी एक लोक होता है, देवलोक अलग होते हैं, राक्षस जो जहाँ रहते हैं जी 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 वो अलग लोक होता है ना। इंद्रलोक सुना होगा आपने, जी हाँ ऐसे जी 7 लोक है। तो एक नागलोक है, नागलोक में यदि इन नागों के जो वंश है या नागों की जो जातियाँ हैं, यदि आपके पृथ्वी लोक पर यदि वो विचरण करते हुए पाई गई, तो इंसान जनरली क्या करता है, उनको मारता है जी हाँ, एक या डर ऐसा होता है पालता है उनको, या जी पाल जी के उसका मदारी के रूप में उनको खेल के रूप में उनका जी हाँ, शोषण आजीविका करता का है। साधन बना लेता है, सही बात तो है। कहीं ना कहीं आप अभी वर्तमान का लाभ देख रहे हो, लेकिन हम्म। उस जीव का आत्मा से जो श्राप निकल रहा है जी 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 वो जी आपके वंश को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। आपकी आने वाले जो सुकून है उसको बर्बाद कर देगा। आज आप देखोगे कितने सारे सपेरे जो हैं वो नागों को लेके घूमते हैं, और उनके हालत देखो आप, वो कितने, हो सकता है आपको मन में ऐसा लगेगा कि जो जहाँ है वो सुखी है, जी जी लेकिन आप ये भी देखो कि जब वो सावन के महीने में वो निकलते हैं तो हो सकता है वो एक दिन में 1000 रुपये कमाएं, 2000 रुपये कमाएं, लेकिन इनके पास ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। टिकता नहीं है। वर्तमान में इन लोगों को सुकून मिल जाता है, लंबा समय इनको सुखी नहीं रहने देता है, क्योंकि ये लोग श्रापित कौम होती है, इनकी श्रापित वंश होता है इन लोगों ओके। और इनका श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो कारण होता है कालसर्प दोष का, वो ये होता है कि यदि आपने देखा है 2 प्रकार के कर्म होते हैं, जानबूझ के यदि आप जीव को मार रहे हो, नोइंगली और अननोइंगली। जानबूझ के यदि आप उस जीव को मार रहे हो तो बहुत बड़ा कर्म, पाप है ये। तो डेफिनेटली पाप है, और एक सीधा सीधा। अनजाने पे आपसे दुर्घटना हो गई गाड़ी से चलते या किसी कारण हाँ, से कितनी बार गाड़ियों के नीचे आ जाते तो हैं। आप प्रायश्चित करें, अपनी आत्मा से, सच्चे मन से आप उसका प्रायश्चित करें, सबसे पहले आपका ये कर्तव्य होना चाहिए। जी हाँ जी। तो दोनों कर्मा को अलग अलग रूप में देखा जाता है। जैसे कि मैं कर्मा एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, कर्मा ही हमारे इधर हमारे ज्योतिष शास्त्र पे प्रधान है। अच्छा। तो कर्मा के आधार पे हम लोग सलाह देते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा आपकी कुंडली पर कालसर्प दोष है, कालसर्प योग है। यदि दोष है तो उसका कारण क्या है, जानबूझ के किया गया कर्मा है या अनजाने पे ये दोष कर्मा के कारण ये दोष लगा है, ये जानना है। कैसे पता लगेगा, आपकी जन्म कुंडली का जो विश्लेषण करते हैं ज्योतिषाचार्य वही आपको बता पाएंगे। तो इसके कई रूप हैं और किस प्रकार का कर्मा है, इसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है, वो भी आपका ज्योतिष बताएगा। यदि आप इस जन्म पे नहीं समझे, नहीं संभले, तो शायद आपको बुढ़ापे में अकल आए कि यार करा लेना चाहिए, सलाह कंसल्टेंट से मिल लेना चाहिए। नहीं समझो तो ठीक है, आप चलते रहो जैसा चल रहा है, भाई आपका कर्म है। आप कितनी बार तो आदमी अननोननेस में पूरा जीवन गुजार देता है, कई सारे लोग हैं आज पढ़े लिखे लोगों को देखो, आप अपने एरिया के बड़े टॉप मार्केट में चले जाओ, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कपड़े की दुकान डाल रहे हैं, कोई मोबाइल गैलरी की दुकान डाल रहा है, कोई किराना दुकान डाल रहा है। उनसे उनका एजुकेशन पूछो, उनको पॉलिटिक्स का नॉलेज है, उनको एजुकेशन का नॉलेज, उनको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, लेकिन कर क्या रहे हैं, जो अनपढ़ लोग को जो काम करना चाहिए वो ये काम कर रहे हैं। पढ़ाई, डिग्री, डिप्लोमा अच्छे कॉलेज से पास आउट है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए पैसे चाहिए। पहले भी तो जीविका चली रही थी, बिना पढ़ाई के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इन लोगों को मंच नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं इन लोगों को, इनको जो दोष आते हैं पत्रिका में, इनके कारण आ रहा है। सर इतनी सारी बातें हुई, और जैसे कहें कि गाड़ी एक स्टेशन थोड़ा सा आगे चली गई। मैं सबसे पहले ये समझना चाह रहा था कि कालसर्प योग यदि कुंडली में कोई देखना चाहे तो वो कैसे बनेगा, मतलब कैसे समझेंगे कि ये कालसर्प दोष है? कालसर्प दोष हो या योग हो, जी है ना, दोनों की परिभाषा अलग अलग है। योग की बात करें या दोष की बात करें, ये तो ज्योतिष ही बताएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक लक्षण बताता हूँ। कालसर्प देखने के लिए आपकी जन्म कुंडली, जो लग्न कुंडली होती है, राहु केतु आमने सामने होते हैं। तो राहु केतु के या तो राइट में पूरे 7 ग्रह होने चाहिए या लेफ्ट में 7 ग्रह होना चाहिए। ओके। तो कौन सा है दोष और कौन सा योग है? कुछ लोग इसको आंशिक कालसर्प दोष मानते हैं कि चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस से बाहर है। तो मैं बोल रहा हूँ आंशिक हो या पूर्ण हो, दोनों कंडीशन पे आपको इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, यानी इसके लिए क्षमा प्रार्थना चालू कर देना चाहिए। तो ये हुए इसके सूत्र। ये इसका सूत्र है। मतलब कि यदि सपोज आप यदि समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में यदि कोई कालसर्प योग है, तो आप देखिए कि राहु और केतु कहाँ है। वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं सर। हाँ, ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष है ना। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कर्कोटक कालसर्प है, शेषनाग कालसर्प है,
है ना, शंख कालसर्प नाम है, जी जैसे 12 नाम है। 12 अब 12 प्रकार, क्योंकि 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली में, तो 12 भाव में पहले भाव में राहु बैठा, 7वें भाव में केतु बैठा, तो पहला कालसर्प है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, ऐसे गणना इसकी राहु से करेंगे, गणना राहु केतु से होगी, राहु केतु से, क्योंकि राहु और केतु जब ये अमर है जी, और जब भी इनका नाम लो तो ये यहाँ पे विचरण करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और सम्मान पूर्वक इनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान इनके देवता हैं, तो मैं नमस्कार करता हूँ। और इन्हीं ग्रहों के कारण व्यक्ति को फल और दुष्परिणाम मिलते हैं। यदि कालसर्प योग की बात करें तो कालसर्प योग जैसी बात आया तो कालसर्प का मतलब जैसे सर्प, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, तो सर्प को ही हम लोग ये मानते हैं कि सर्प का जो मुंह है वो राहु है और जो धड़ है सर्प का वो केतु है। तो कहते हैं ना कि जहाँ सोचे नहीं वहाँ पे सर्प आ गया और उसको दुर्घटना हो गई। जिस जगह में आपने उम्मीद नहीं किया था वहाँ उसको धन मिल गया। कई लोग घरों पे धन निकला है, छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन। तो ये गुप्त धन का कारक भी राहु केतु है। और दुर्घटना, विष जो हो जाता है, जहर की घटना होती है, सर्पदंश की जो घटनाएं होती है, ये घटना भी इन्हीं से होती है। दोष के चलते होती है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये फलदायी है या नेगेटिव रिवर्स में। ये कौन समझाएगा? आपकी कुंडली देखकर आपका ज्योतिषी, जिसने अध्ययन सालों से किया। अन्यथा कोई भी नॉर्मल जो बेसिक जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो तो देखेंगे, पितृदोष बोल देंगे, आपको कॉमन जो बातें हैं कालसर्प दोष बोल देंगे, उनको शांति करवाना, शांति करवा दो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली पे कालसर्प योग है तो उसकी शांति कभी नहीं कराना चाहिए। अच्छा, योग की शांति कभी ना कराना क्योंकि ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग्स, आप उसको सप्रेस मत करो। वो तो ब्लेसिंग है आपकी, लेकिन लोगों से ऐसे वही बात है ना, ज्ञान नहीं है और उनको हर तिलकधारी ज्योतिषी नजर आता है। हकीकत यही है, भारत की विडंबना है ये कि जिसने धोती पहन लिया, गले में 4 माला डाल लिया, उंगलियों पे 8-10 रत्न डाल लिया, वो पंडित, ज्योतिषी और गुरु बन गए। लेकिन नॉलेज कितने वर्षों का है, क्या एक्सपीरियंस है, उनको नहीं पता होता। मैं समझना चाहता हूँ कि ज्योतिष से पूछो कि इसके सिम्टम्स क्या है। यदि आप ये दोष बता रहे हैं तो इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, जो हमारे जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा घटना हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो बोलते हैं तो उनकी बातों को मानो, उनकी रेमेडी को मानो और फिर आगे बढ़ो। सर, जिस तरह से आपने अभी कहा, तो मैं भी जस्ट यही जानना चाह रहा था कि दोष के लक्षण और योग के लक्षण कैसे पहचानेंगे ज़िंदगी में, कि हमारी ज़िंदगी में दोष है या योग है। दोष वाला व्यक्ति, उनके घर में शुरू से जब से जन्म हुआ तो माता पिता को दिक्कत रहेगी, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी खुद की पर्सनल लाइफ में दिक्कत रहेगी, जब वो शादी हो गई तो अब उसके परिवार में दिक्कत रहेगी। जीविका चलते रहेगी। जीविका चलना क्या मतलब, ये होता है खाना, कपड़े, किराए से रह रहा है या अपना मकान है, उसको उतना तो मिलता रहेगा कि जितना है उतना, क्योंकि भोगना तो है ना, जीवन भोगना है। और योग वाला व्यक्ति में जैसे ही जन्म हुआ तो उसके घर में सिम्टम्स आ जाएंगे, मतलब बोलते हैं ना 8-10 साल की उम्र में उसको परवरिश इतनी अच्छी मिल जाएगी, इनकम बढ़ने लग जाती है और तरक्की के रूप में, या ऐसे गुरु मिल जाएंगे, ऐसा उसको ऐसा टीम मिल जाएगा, ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा कि उसको कला के रूप में, बोलो कलाकार के रूप में, या अपनी एजुकेशन के रूप में उसको तरक्की मिल जाएगी। और जग जाहिर उसका प्रसिद्धि होती है। तो ये कालसर्प योग है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो योग का परिणाम कला के क्षेत्र में दिखेगा या और भी किसी क्षेत्र में? बहुत सारे सिम्टम्स हैं। 16 कलाएं चंद्रमा की होती है और 16 कलाओं में किसी भी रूप में आपको तरक्की मिल सकती है। अब कला, मैं समझता हूँ कि कला बोलने से, देखने से, धनुर्धारी शूटर जो होते हैं, स्पोर्ट्स में आप कुश्ती वाले को देखो, कराटे वाले को देखो, ज्योतिष में देखो आप, ज्योतिष में गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, तांत्रिक, है ना, या हम बात करें फिर जो मौसम विभाग की बात करो, सरकारी पदाधिकारी की बात करो, तो छोटा सा भी उनका कर्म उनको बहुत बड़ा प्रमोशन दिला देता है। है ना, आपने देखा होगा। अच्छा, कभी उम्मीद किए होंगे कि माही जो माही है क्रिकेटर, कि वो अचानक मतलब इतना बड़ा वो बन जाएगा, इतना विश्व, मतलब भारत के लिए या विश्व के लिए बहुत बड़ा अच्छा क्रिकेटर बनेगा।
कोई ने उम्मीद नहीं किया कोई ने उम्मीद नहीं किया, लेकिन वो बना। जी। उस समय से, उसके बाद से या उसके पहले से भी कई लोगों ने क्रिकेटर के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो बन गया। तो क्या कारण है उसके पीछे? उसकी कुंडली पे, अब ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा योग है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल रिसर्च है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग, जिन लोगों को रातों रात तरक्की मिली, रातों रात का मतलब ये होता है बहुत कम समय में तरक्की मिला, बड़ी तरक्की। जी। तो उसके पीछे के जो ग्रह होते हैं, ग्रह बहुत बड़े इंडिकेशन जो बोलते हैं ना, सांकेतिक, जी। जो हमको बताते हैं कि ये इसका आशीर्वाद है इन ग्रहों का। जी। सर, काल सर्प दोष यदि सपोज किसी जातक की कुंडली में आ गया है, तो उसके निवारण के लिए उपाय बता दीजिए। बहुत अच्छे निवारण के लिए पहली बात तो ये, खुद को, अपने जीवन को समर्पण करो शिव जी के पास। अच्छा। क्योंकि शिव जी के गले पे नाग रहते हैं। जी। और कई जगह ऐसी है जो जहाँ पे काल सर्प दोष की शांति होती है। सबसे कॉमन जो जगह है वो 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग, चाहे उज्जैन जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, नासिक में जाओ, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, घृणेश्वर, आप चले जाओ, भीमाशंकर चले जाओ, नागचंद्रेश्वर चले जाओ, जी। है ना। तो बहुत सारे 12 ज्योतिर्लिंग में आप कहीं भी काल सर्प दोष शांति करवा सकते हो। और उसके कुछ नियम होते हैं, नियम को समझना पड़ेगा कि काल सर्प दोष कौन सा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा जो दोष शांति करवा रहा है। क्योंकि 12 काल सर्प दोष की शांति की तिथि भी 12 अलग अलग होती है, उसके नियम भी अलग अलग होते हैं, उसमें सामग्री, लगने वाली सामग्री भी अलग अलग होती है। लेकिन जनरली जो पंडा और पुजारी होते हैं, इनको नहीं पता होता है। उनके लिए सारी कॉमन बातें होती हैं कि मेरे पास जजमान आया और मेरे को अनुष्ठान करना है। ये भी सच्चाई है कि जो वहाँ गया है, कुछ हद तक उसको रिजल्ट आते भी हैं, क्योंकि वो गया है उस जगह में सरेंडर करने की, मैं हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो नहीं जानता इसने क्या अनुष्ठान करवाना है क्या नहीं, मैं तुम्हारे उसमें आया हूँ, शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा दान करो। कुछ हद तक तो मिलते हैं, लेकिन जो पूर्ण विधि होती है वो एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषाचार्य जो मास्टर है इन विधि में, इन शिक्षा पे, उसको पूरा नॉलेज होता है कि कौन सी विधि से कौन से दोष को हटाया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक मुझे भी सिंपली जिसे कहना है कि ये नॉलेज था कि आपको वहाँ जाना है और वहाँ शांति करा लेना, लेकिन सर ने जो जानकारी दी कि 12 दोष है तो 12 ही दोषों की पूजा पाठ भी अलग है, विधि भी अलग है। तो मतलब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि यदि सपोज आपको बुखार है और आप यदि इलाज किसी और चीज़ का ले रहे हैं तो दवाई का थोड़ा बहुत तो असर होगा, लेकिन पूरा असर नहीं होगा। हर बुखार की दवा वो नहीं होती, क्रोसिन नहीं होती, क्योंकि बुखार किस कारण से आ रहा है और टेम्परेरी आप सप्रेस करोगे ना तो आज आने वाले समय में उनको दिक्कत दे जाता है वही बीमारी। तो इसलिए बोलते हैं आप रूट कॉज ढूंढो। रूट कॉज मतलब जड़ का इलाज। क्योंकि हर कॉमन बोलते हैं ना कि आपको यदि बहुत दिनों से सिर दर्द है, आप हमेशा डिस्प्रिन लेके सिर दर्द को दबा रहे हो, लेकिन कारण क्या बन रहा है सिर दर्द का, ये आपको अच्छा डॉक्टर बताएगा। अच्छा डॉक्टर के पास जाने में आपको फीस देने में शर्म आ रही है, या आपको वजन पड़ रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा डॉक्टर, ताकि आपको बार बार जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए। इसी प्रकार दोष के कारण यदि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि वो दोष की शांति किस तिथि, किस डेट और कहाँ पे जाके कराना चाहिए, सो दैट आपको वो जड़ से उस चीज़ का समाधान मिले और आने वाली पीढ़ी भी आपकी सुकून से रहे और आप भी सुकून से रहो। अन्यथा कॉमन चीज़ें हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष तो हर जगह, हर गली नुक्कड़ में बोर्ड लगा मिलेगा आपको कि हमारे यहाँ दोष शांति होती है। कभी भी घर पे इसके अनुष्ठान नहीं होते। दोष शांति का मतलब होता है हमारे पूर्व कर्म के जो नेगेटिव कर्म है हम उसे छोड़ना चाहते हैं। घर में कभी शांति नहीं होती, लेकिन कुछ पंडे ऐसे होते हैं जो घर में करवा देते हैं। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जजमान को भी नहीं पता है कि क्या है पर पंडित के लिए तो ये है कि ठीक है मेरे को तो यार दक्षिणा मिल जाए। तो कभी भी दोष शांति घर में कभी नहीं होती है। शुभ कार्य घर में होते हैं, जिससे वास्तु पूजा हमेशा घर पे होती है, सत्यनारायण कथा हमेशा घर पे होती है, जिसे कुछ भागवत है हमारे घर में वो घर में होती है। लेकिन पितृदोष शांति, काल सर्प दोष शांति, पितृदोष शांति और मंगल दोष शांति, जो शांतियाँ होती है, शांति का मतलब समन, वो घर पे कभी नहीं कराना चाहिए। जी। सर, छोटे छोटे 2-3 प्रश्न और आ रहे हैं चलते चलते। काल सर्प दोष को कहीं पितृदोष से भी संबंधित माना जाता है? हाँ, पितरों का रूप माना बिल्कुल सही है। यदि आपके पिता दादा से ऐसे कर्म किए गए हो तो भी आपको आपके बच्चों को या आपको भोगना पड़ता है। तो यही समझ में आता है एक ज्योतिष के
विवेचना करने से कि ये कर्म आपके पूर्व कर्म से आया है, प्रारब्ध कर्म से, या आपके पूर्वजों से आया है। ओके। जैसे संतान ना होना, जी जी। तो संतान ना होना का मतलब वंश में वृद्धि नहीं हो रही। आपकी शादी हो गई लेकिन शादीशुदा जीवन ठीक नहीं चल रहा, जी जी जी। तो वो क्या आपका कर्म है, ये कोई सर्प का श्राप है, ये आपके वंशों का श्राप है। जी जी। कई बार इसका कारण ढूंढना पड़ता है। जी। तो यही सिम्टम और दोषों में भी दिखते हैं। जैसे कुल देवी नाराज है, कुल देवी की मनोकामना है, तो भी संतान में दिक्कत आती है। तो इसको अच्छा। कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा, ये कुंडली पे इसका पूरा राज छिपा होता है। जी जी जी। एक सर काफ़ी सारा एक लोगों को एक कॉमन सिम्टम्स होता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि उन्हें रात में सांपों के सपने दिखाई देते हैं, या कितनी बार उन्हें ऐसा लगता है कि किसी एक गहरे कुएं में गिर गए, वहाँ पे सांप ही सांप है, या कहीं रात में अंधेरे में वो कहीं जाते हैं तो उन्हें जहाँ भी कहीं वो जाए उन्हें एहसास होता है कि कहीं सांप तो नहीं आ गया। तो ये भी कहीं कालसर्प दोष की निशानी है? कालसर्प दोष की निशानी है, सर्प दोष की निशानी है। सर्प दोष और कालसर्प दोष, इसमें भी दोनों अंतर है, ये भी मैं बता दूं। अच्छा। सर्प दोष अलग है, कालसर्प दोष अलग है। ओके। तो दोनों दोषों को पहचाना जाता है और इसकी शांति भी अलग अलग रूप से होती है। अच्छा। शर्त वही है कि यदि अब कॉमन तरीके से हम पूछें कि सर दोष शांति की विधि बता दो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन जिनको सपने में सर्प दिख रहे हैं और सही में जाने अनजाने में भी वो चलते फिरते उनको दिखते भी हैं, उनके घर पे सर्प निकल रहे हैं, जी, तो आपको जल्द से जल्द ज्योतिषी से मिलना चाहिए और उसका प्रायश्चित करना चाहिए। जी जी जी। सर वैसे तो आपने बताए थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाकर शांति करवाएं ये चीज़ें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कहें कि आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, अभी खुद को सक्षम नहीं पा रहा है, तो कोई छोटे मोटे ऐसे उपाय जिनसे तात्कालिक राहत मिले? अमावस्या के समय में नाग जोड़ा आता है तांबे का या चांदी का, ले लो। ओके। उसको लेकर आओ और कांसे का बर्तन में हलवा भरकर, हलवा या मिठाई भरकर जी जी उस जोड़े को रखो और उनसे प्रार्थना करो अमावस्या के दिन नाग देवता से। ओके। दिन में करो। ओके। हे ईश्वर, मुझसे जो भी गलती हुई है पिछले जन्म पे, पिछले समय पर या मेरे पूर्वजों से, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे संकेत आ रहे हैं सपने में जी या मेरी जन्मपत्रिका में ये दोष है, तो मुझे क्षमा दान करो, ऐसा बोल के उसे दान करो। किसी गरीब को दान कर सकते हो या जल प्रवाह कर सकते हो। यदि आपके पास हलवा भी जल प्रवाहित होगा, कटोरी सहित देना। अच्छा, कटोरी सहित। यदि आपके पास नदी नहीं है, जी, बेस्ट तरीका तो नदी में डालना है, बेस्ट तरीका। और यदि नदी नहीं है तो किसी गरीब को दे सकते हो। ओके। तो ये मत सोचना कि ये गरीब को देंगे तो कहीं उसको दिक्कत ना आए, ऐसा नहीं है जी। गरीब को भोजन भी मिल रहा है और गरीब जो है वो उस चीज़ का मैं आपको बात बता दूं, यदि ये जो दान लेता है ना, ये दान लेने वाला भी राहु केतु ही होता है। अच्छा। आप सोच रहे हो कि आप किसी को दान दे रहे हो ना, जी जी, और वो हंस के ले लिया, आप उस पर एहसान कर रहे हो, ये आपकी मूर्खता है। कब किस रूप में ग्रह या भगवान आके स्वीकार कर रहे हैं आपसे दान। अच्छा। ये बहुत बड़ी विडम्बना है लोगों की कि वो सोचते हैं हम बहुत बड़े दानी हैं, किसी जी, को जी, कंबल दान कर रहे हैं, किसी को भोजन दान कर रहे हैं जी, किसी को डोनेट कुछ भी कर रहे हैं XYZ। तो कभी इस रूप में ना करें कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। अपने आप को जितना छोटा मान के करोगे, सच में वो ग्रह उतना प्रसन्न होगा। ओके। तो भाई फिर से मैं कालसर्प दोष के दान की बात कर रहा हूँ, तो आप उस रूप में दें। जब वो भिखारी को दे रहे हैं या किसी मांगने वाले को दे रहे हैं, तो उस रूप में दें कि साक्षात वो ग्रह, उनको हाथ जोड़ के कि आप इसे खाइएगा और ये बर्तन ही उपयोग में ले लेना, और ये तांबे का है या चांदी का, ये नागिन का जोड़ा है, इसको संभाल के रखिए या इसको जल प्रवाह करिए, किसी मंदिर में रखिए, आप जो उपयोग करना चाहें। जी जी। आप मानोगे नहीं, आपके रिजल्ट उसी समय से सुधरना चालू हो जाएंगे, जितने भी परसेंट होंगे। जी जी जी। और जब आप सक्षम होंगे पैसों से, तो दो शांति प्रॉपर तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ब्राह्मण के अनुसार जी करवाइएगा जी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में ये थी कालसर्प योग और कालसर्प दोष के बारे में जानकारी। मेरा अपना भी नॉलेज बढ़ा, मुझे अभी तक सिर्फ कालसर्प दोष के बारे में मालूम था, लेकिन आज मुझे ये भी पता चला कि कालसर्प योग भी होता है जो आपको उन्नति देता है, उससे शांत मत करवाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक और काम की बात बताना चाहूँगा, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो
भी आप सीख सकते हैं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर साहू जी ज्योतिष की क्लासेस भी लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं। उसकी पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।